अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं उज़्मा खान रूमी और ये स्टूडियो है वीकली राउंड अप विद पब्लिक का वो प्रोग्राम जिसके ज़रिए आप हासिल कर सकते हैं हफ्ते भर के सियासी हालात व वाक़यात की दुरुस्त आगही। सबसे पहले नज़र डालेंगे हफ्ते भर की टॉप स्टोरीज पर। चौधरी परवेज इलाही वज़ीर आला पंजाब, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया। डिप्टी स्पीकर की रूलिंग कलअदम करार दे दी गई। डिप्टी स्पीकर ने आइन को सबूताज किया। हमजा शहबाज की बनाई काबीना तहलील कर दी गई। हमजा शहबाज की बतौर वज़ीर आला की जाने वाली तमाम तकर्रियां भी कलअदम करार दे दी गईं। परवेज इलाही ने हल्फ उठा लिया। इंसाफ का कत्ल नामंजूर, मरियम नवाज का ट्वीट। कहती हैं हुकूमत सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करे और डट जाए। लीडर तब बनता है जब वो मुश्किल हालात का सामना करता है। हुकूमत मुश्किल सूरत हाल से निकलने के लिए इक़दामात करे या स्टेटस को का शिकार बने। हक और सच की बात आज नहीं तो फिर कब करेंगे? वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं यह नहीं हो सकता कि मेरे लिए कानून कुछ और हो तो दूसरे के लिए कुछ और। फैसला करना है तो हक के साथ हो, इम्तियाजी सलूक कबूल नहीं। भारत और इसराइल से पैसा मैंने नहीं, इमरान खान ने मंगवाया। फॉरेन फंडिंग केस का फैसला 8 साल से नहीं आया। राज खोल दूं तो ये ऐवान हैरत ज़दा हो जाए, मगर ये राज मेरे सीने में ही दफन रहेंगे। वज़ीर आज़म का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 2018 के इंतखाबात झुरलू करार दे दिए। कहते हैं नाअहल लोग मुसल्लत किए गए। उस वक्त अपोजिशन सियासत को मुकद्दम रखती तो रियासत का अल्लाह ही हाफिज था। वज़ीर आज़म बनने के बहुत से मौके मिले। जनरल मुशर्रफ ने भी वज़ारत उज़्मा की पेशकश की। चाहता तो तब वज़ीर आज़म बन जाता, मगर मुझे कोई लालच नहीं था। हम चोर दरवाजे से हुकूमत में नहीं आए। जानता था वज़ीर आज़म की कुर्सी कांटों की सेज है, मगर हमने फैसला किया कि रियासत को बचाना है और तमाम जमातों ने मुझे वज़ारत उज़्मा के लिए मुंतखब किया। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की पंजाब में गवर्नर राज लगाने की धमकी। कहते हैं पंजाब में मेरे दाखिले पर पाबंदी गवर्नर राज का जवाज होगी। गवर्नर राज के लिए समरी वज़ारत दाखिला में तैयार हो रही है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से सियासी सूरत हाल मजीद खराब हुई। किसी ने भी वफाक पर हमलावर होने की कोशिश की तो उसे रोका जाएगा। नवाज शरीफ वापस आएंगे और इंतखाबी मुहिम चलाएंगे। गवर्नर राज की बातें शर्मनाक। फवाद चौधरी ने वफाकी हुकूमत गिराने की धमकी दे डाली। राना सनाउल्लाह को गवर्नर राज की शिक पढ़ने का मशवरा। कहते हैं हमने रद्द अमल दिखाया तो वफाकी हुकूमत नहीं रहेगी। पंजाब में अवाम राज लग चुका। नून लीग नहीं रही, इसे नाराज लीग बनना है। पीटीआई की सिंध के अलावा तमाम सूबों में हुकूमत है, सिर्फ सीडीए ही हमारी हुदूद से बाहर है। इमरान खान असेंबली तोड़ने का कहें तो 1 मिनट नहीं लगाऊंगा। वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही कहते हैं खान साहब की पॉलिसी और उनका विजन लेकर आगे जाना है, मसाइल हल करने हैं। इमरान खान और उनकी जमात ने जिस तरह साथ दिया वो एक मिसाल है। चौधरी शुजात से बहुत मजबूत रिश्ता था। नहीं जानता कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। पता नहीं बच्चों की क्या मजबूरी थी। बच्चे जिद करते ही हैं। जरदारी साहब से कोई राबता हुआ ना ही करना है। फॉरेन फंडिंग केस का फैसला फौरी सुनाया जाए। फैसला महफूज है, अब इसमें क्या रुकावट है? वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं केस मुकम्मल हो चुका। फैसला सुनाने में ताखीर की कोई वजह समझ नहीं आती। 350 कंपनियां और लोग हैं जिन्होंने इमरान खान को फंडिंग की। 4 अफराद के अकाउंट्स में $7 मिलियन आए। कोई इसको समझाए, क्या तुम अक्सरियत को बाहर फेंक दोगे? इलेक्शन कराने हैं तो पहले अपनी 2 सूबाई हुकूमतें ख़त्म करो। मॉडल टाउन केस का फैसला हो चुका। हमारे खिलाफ कोई इल्ज़ाम साबित नहीं हुआ। हुकूमत अपने बोझ से खुद गिर रही है। साजिश से हुकूमत बनी, अब इनसे खुद नहीं संभल रही। फवाद चौधरी कहते हैं इसी बेंच ने 3 माह पहले फैसला दिया तो इन्होंने मिठाई बांटी। लगता है नए इलेक्शन के लिए हमें ही हुकूमत को घर भेजना होगा। उम्मीद है इदारे इनकी चाल में नहीं आएंगे। आसिफ जरदारी कोरोना में मुब्तला। बिलावल भुट्टो जरदारी की तस्दीक। कहते हैं आसिफ जरदारी ने खुद को घर में करंतना कर लिया। साबिक सदर को हल्की अलामात हैं, इलाज जारी है। उनकी जल्द सेहतयाबी के लिए दुआगो हैं। बरतानिया में खैरात के लिए जमा रकम पीटीआई को मुंतकिल किए जाने का इंकशाफ। बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स ने राज फाश कर दिया। अबराज ग्रुप के नाम पर खैरात इकट्ठी की गई। बरतानिया में T20 मैच करवाए गए। वूटन पैलेस में खेले जाने वाले मैच के मेहमानों को $2,500 तक अदायगी का कहा गया। वूटन क्रिकेट को अबराज इन्वेस्टमेंट से $13 लाख मौसूल हुए जो बराह रास्त पीटीआई के अकाउंट में डाले गए। शेख नहयान मुबारक ने वूटन क्रिकेट के अकाउंट में $20 लाख मुंतकिल किए। 6 रोज बाद $12 लाख 2 किस्तों में पाकिस्तान मुंतकिल कर दिए गए।
इलेक्शन कमीशन को पीटीआई के 11 अरकान कौमी असेंबली के इस्तीफे मौसूल, 11 नशस्तें खाली करार। इलेक्शन कमीशन खाली नशस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन के लिए शेड्यूल जारी करेगा। 60 रोज में ज़िमनी इलेक्शन कराया जाएगा। पंजाब असेंबली ने अपना नया स्पीकर चुन लिया। तहरीक इंसाफ के सब्तैन खान कस्टोडियन ऑफ द हाउस मुंतखब हो गए। सब्तैन खान ने 185, जबकि नून लीग और अपोजिशन के उम्मीदवार सैफुल मलूक खोखर ने 175 वोट लिए। डिप्टी स्पीकर दोस्त मजारी की असेंबली आमद पर नून लीग के अरकान ने इस्तकबाल किया। हेडलाइंस आपने जानी हफ्ते भर की, और जो इस वक्त फीचर स्टोरीज में हमने जो शामिल की हैं स्टोरीज, उनमें सबसे पहले ये कि 22 जुलाई को होने वाले वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब पर सुप्रीम कोर्ट का हम फैसला आया और सुप्रीम कोर्ट ने डिप्टी स्पीकर की जो रूलिंग थी उसको कलअदम करार दे दिया और परवेज़ इलाही वज़ीर आला पंजाब मुंतखब हो गए। और हमजा शहबाज ने जितनी भी तकर्रियाँ की थी उनको कैंसिल कर दिया गया और अब नई काबीना में मुंतखब कर ली गई और जो नई तकर्रियाँ हैं वो भी की जा रही हैं। दूसरी जानिब अबराज ग्रुप के सरबराह आरिफ नकवी का नाम हम देख रहे हैं कि इस वक्त सुर्खियों में है। आरिफ नकवी एक आलमी कारोबारी शख्सियत हैं और 2019 में लंदन में उन्हें गिरफ्तार किया गया था। सवाल यह है कि इस वक्त आरिफ नकवी का नाम पाकिस्तान में क्यों लिया जा रहा है। आपको याद होगा कि 7 जनवरी 2022 को इलेक्शन कमीशन की जो स्क्रूटनी कमेटी है उसने एक रिपोर्ट जारी की थी। रिपोर्ट में इंकशाफ किया था कि एक गैर मुल्की कंपनी जिसका नाम वूटन क्रिकेट लिमिटेड है और जिसके मालिक अबराज ग्रुप के जो फाउंडर हैं आरिफ नकवी वो हैं, इस कंपनी ने 2013 में जो पीटीआई की इलेक्शन मुहिम थी उसको फंड किया था और जिसे आरिफ नकवी की तरफ से तस्लीम भी कर लिया गया कि 2013 की इलेक्शन मुहिम में उन्होंने इमरान खान को सपोर्ट किया था। और अब जो असल इंकशाफ सामने आया है वो फाइनेंशियल टाइम्स जो कि बरतानवी जरीदा है उसकी तरफ से आया है। उसने अबराज ग्रुप के आरिफ नकवी से पीटीआई के लिए खैरात के नाम पर फंड्स इकट्ठे करने का भांडा फोड़ा है। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की तरफ से चंदा मिलने की तस्दीक की गई है, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि उन्हें ज़राए का इल्म नहीं है कि किन किन ज़राए से ये रकम इकट्ठी की गई। नाज़रीन, इस फाइनेंशियल स्कैंडल के बाद इमरान खान की सियासत पर इसके क्या असरात मरतब होंगे और इलेक्शन कमीशन को ऐसे वक्त में क्या जो फॉरेन फंडिंग केस का फैसला है वो सुनाना चाहिए, जारी कर देना चाहिए। क्या ये जो वक्त है वो बहुत अहम है और क्या अगर ये फ़ैसला आता है तो इससे कहीं अवाम में ये तासुर तो नहीं आएगा कि पीटीआई को पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का सामना करना पड़ रहा है। इस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं बानी रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अकबर एस बाबर साहब। अकबर एस बाबर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अकबर साहब, आरिफ नकवी साहब का जो है वो ट्रायल शुरू हो चुका है और अगरचे उनकी गिरफ्तारी 2019 में अमल में लाई गई थी, लेकिन ऐसे में जब आरिफ नकवी ने खुद एडमिट किया हो कि 2013 के जो इलेक्शन मुहिम थी जो इमरान खान साहब ने चलाई उनको जो है वो फंड किया गया, उनकी कंपनी ने फंड किया, तो ऐसे में आप क्या समझते हैं कि इस वक्त जब ये इंकशाफात सामने आ रहे हैं तो क्या पीटीआई को कोई सियासी नुकसान हो सकता है इससे? ना सिर्फ सियासी बल्कि इनको कानूनी भी नुकसान हो सकता है। और जाहिर है कि ये जो इस वक्त फाइनेंशियल टाइम्स की स्टोरी है जी, ये मेरे उस इल्जाम की कि यहाँ बड़े पैमाने पे फॉरेन फंडिंग हुई है उसकी तस्दीक भी होती है। उसके अलावा भी बहुत सारे सबूत हैं जो स्क्रूटनी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में जाहिर की है। लेकिन इसमें अहमियत ये है कि ये तमाम जो इनकी कंपनी से फंडिंग हुई थी ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खुफिया रखी थी। इसके अलावा और बहुत सारी कंपनियां हैं, इसके अलावा 350 कंपनियों की निशानदेही हुई है, कोई 88 फॉरेनर्स की निशानदेही हुई है। लेकिन इस कंपनी की अहमियत इसलिए थी कि ये एक कंपनी ने $2.1 मिलियन की फंडिंग की और ये मामला उस वक्त सामने आया जब ये स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट आई और स्टेट बैंक से दस्तावेजात हासिल की गई। जब स्टेट बैंक से दस्तावेजात हासिल की गई तो उसमें ये निशानदेही के वूटन क्रिकेट इनकी एक कंपनी है जो केमन आइलैंड में रजिस्टर्ड है, उसकी तरफ से पीटीआई के अकाउंट से डायरेक्ट 2.1 मिलियन आए। तो कानूनन तो ये काफी सबूत है क्योंकि कानून सिर्फ इजाजत देता है कि एक पाकिस्तानी अपनी जाती हैसियत में यानी पाकिस्तानी कंपनी भी किसी सियासी जमात की फंडिंग नहीं कर सकती। तो ये तो बहस तो है ही नहीं कि इसके पीछे इसका मालिक कौन था। लेकिन जो ये जो इंकशाफात है इसमें जो बात सामने आई है नई वो ये कि पीटीआई ने दावा किया था और एक एफिडेविट लगवाया था आरिफ नकवी की तरफ से जिसमें
सर्टिफाइड भी नहीं था और किसी किस्म की कोई वेरिफिकेशन नहीं थी। उन्होंने प्रॉमिस किया था कि हम ओरिजिनल देंगे, कोई ओरिजिनल सर्टिफिकेट नहीं दिया। बहरहाल जो सर्टिफिकेट है उसमें उन्होंने दावा किया आरिफ नकवी की तरफ से कि जी तमाम ये जो फंडिंग है ये पाकिस्तानियों से जमा की है और किसी पब्लिक प्राइवेट कंपनी से नहीं आई। अच्छा। अब ये जो फाइनेंशियल टाइम्स की स्टोरी में जो हकीकत आई है कि वुटन क्रिकेट को जो पैसा गया जो फिर पीटीआई को गया, ये अबराज की एक कंपनी की तरफ से आया जी। और इसका कुछ हिस्सा एक अरब शेख, एक अरब वजीर जो रॉयल फैमिली के हैं यूएई के, उनकी तरफ से $2 मिलियन आए। तो ये तो बहुत बड़ी एक किस्म की, जब कहते हैं ना कि फॉरेन फंडिंग, तो कानून कहता है कि अगर एक गैर मुल्की शहरी का एक हिस्सा भी किसी जमात में डला हो फंडिंग में, तो वो फॉरेन एडेड पार्टी डिक्लेयर हो जाती है। तो ना सिर्फ ये फॉरेन कंपनी ने फंडिंग की, बल्कि उसके पीछे अबराज यानी एक और कंपनी, और इसमें एक और इसकी बड़ा एक पहलू है जो अब सामने आएगा कि अबराज पे ऑलरेडी केस चल रहा है आरिफ नकवी पे $14 बिलियन का, आपने खुद कहा $1 बिलियन का फ्रॉड का। तो अबराज का पैसा जब पीटीआई को गया तो अमेरिका में जो केस चल रहा है तो वो पीटीआई से भी सवाल पूछेंगे, वो इमरान से भी सवाल पूछेंगे, क्योंकि अबराज का पैसा किसी सियासी जमात को फंड करने के लिए नहीं था। तो इस स्टोरी की बहुत सीरियस आगे और कॉम्प्लिकेशन, जैसे मैंने कहा लीगल पॉलिटिकल भी है, क्योंकि इन्होंने इलेक्शन कमीशन से बारहा झूठ बोला, बारहा इन्होंने गलत दस्तावेजात दिए, बारहा 15 मार्च को भी इन्होंने जो जमा कराया उसमें उन्होंने स्टेट बैंक से जो इनके अकाउंट्स आए थे और जब पोशीदा रखा तो वो जाहिर हुआ कि 11 अकाउंट्स इन्होंने उससे लातालगी का इजहार किया। अब वो 11 अकाउंट्स पीटीआई की अपनी क़यादत उसको ऑपरेट करती थी, सत्यासर करता था, शाह फरमान करता था, इमरान इस्माइल करता था और नजीब हारून करते थे, नाम भी उन्होंने लिखे। और उन्होंने कहा जी हमें इन अकाउंट्स का पता ही नहीं था, ये तो हमारी इजाजत के बगैर खुले हुए थे। तो अगर ऐसी बात होती और इन्होंने कहा ये स्टेट बैंक से, तो फिर मेरे पास जो दस्तावेजी सबूत है जो मैंने इलेक्शन कमीशन को दिए, उसमें यह था कि दिसंबर 2012 में इन अकाउंट्स को ऑपरेट कर रहे थे। तो उन्होंने खुल के झूठ बोला इलेक्शन कमीशन के सामने। और ये जो आरिफ नकवी का एफिडेविट है, अब इमरान खान कहता है मुझे नहीं पता कि वुटन के पीछे किसने पैसे दिए। आपको कैसे नहीं पता कि $2 मिलियन एक अरब शेख ने आपके दोस्त के जरिए एक फ्रंट कंपनी के जरिए भेजा? आपने तो उसके 10 दफा शुक्रिया अदा किया होगा कि उसको $2 मिलियन अरब शेख आपको दे रहा है। फिर उसके बाद जो दूसरा पैसा है कि अबराज की कंपनी के जरिए जो आया है वुटन में और फिर वुटन से पीटीआई में, ये बहुत बड़ी अमाउंट्स हैं, ये मिलियंस ऑफ डॉलर्स की अमाउंट्स हैं। तो ये आपको सारे इल्म में थे। और फिर ये कहते हैं, अगर इमरान खान कहता है कि मुझे मालूम नहीं था, तो फिर आपने सर्टिफिकेट क्यों जमा कराया कि ये पाकिस्तानियों का पैसा है, जो कि अब साबित हो गया कि गैर मुल्की कंपनियों का पैसा है। तो झूठ पे झूठ हो रहा है ना। तो और इसके असरात तो होंगे। 2013 में आप भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा थे और आप बानी रहनुमाओं में हैं, क्या उस वक्त आपके इल्म में ये तमाम बात थी? नहीं, मेरा 2011 में ये इख्तलाफात थे और मैंने 2011 में इमरान खान को एक 7 सफ़े का खत लिखा, सितंबर 11, 2011 डेटेड, और उसमें मैंने लिखा कि आपकी पार्टी पे मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, आपके मुलाजमीन के अकाउंट से पैसा आ रहा है, आपने बाहर कंपनियां रजिस्टर की है उसमें पैसा आ रहा है। ये सुप्रीम कोर्ट के रिकॉर्ड का भी हिस्सा है मेरा खत। उसमें मैंने लिख के दिया कि भाई इसकी ये हमारे लिए पीटीआई के लिए बहुत खतरनाक अमल है, इसको बंद करें और इसका फोरेंसिक ऑडिट कराएं, और जो लोग ये कर रहे हैं। तो मेरा तो ये भरोसा था कि इमरान खान करेक्टिव एक्शन लेगा, लेकिन वो उन्हीं के साथ मिल गया और उन्हीं का हिस्सा बन गया, जिसकी वजह से मामला और बिगड़ गए। सही। तो अकबर साहब, क्या आप समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन को इस वक्त में ये तमाम सिनेरियो, तमाम सियासी सूरत हाल भी आपके सामने है, मौशी सूरत हाल भी आपके सामने है, क्या आप समझते हैं कि ममनुआ फंडिंग केस का फैसला इस वक्त दे देना चाहिए? और अगर फैसला आता है तो क्या आप ये नहीं समझते कि इस फैसले से एक ख़ास किस्म के तासुर को तक़वियत मिलेगी कि किसी पार्टी को पॉलिटिकल विक्टिमाइज किया जा रहा है? देखिए, कानून जो होता है ना, ये पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जहां कानून जो है वो सियासी मसलियतों का शिकार होता है, और इसको अंग्रेजी में कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी। और इस डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी ने पाकिस्तान को तबाह और बर्बाद कर दिया है। कानून जब आप नाफिज करते हैं, आप ये नहीं देखते कि आप किस पे नाफिज कर रहे हैं, कि उसके पीछे 10 लोग हैं, 1000 लोग हैं, लाख लोग हैं, 10 लाख लोग हैं, या कोई भी नहीं है। कानून आप नाफिज करते हैं कि जब आपके पास सबूत आते हैं और उसका कानून मौजूद होता है कि इसका रेमेडी क्या है। वही सल्तनत, वही मुल्क, वही डेमोक्रेसी प्रॉस्पर करती हैं
अब आप इससे अंदाजा लगाएं ना, जो आप दलील अभी दे रही है, अभी बोरिस जॉनसन था, उसने एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कामयाबी से उसका मुकाबला किया, उसकी अपनी पार्टी के 150 लोगों ने उसके खिलाफ वोट दिया, उसके बावजूद उसकी पार्टी के वजीरों ने इस्तीफा दिया, उसने कहा हम तुम्हारे साथ काम नहीं करते। क्यों? उसने लॉकडाउन में 10 डाउनिंग स्ट्रीट में पार्टी की थी। यहाँ इतनी बड़ी बड़ी खौफनाक स्टोरियां, इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल टाइम्स का जो बंदा है, ये वर्ल्ड रिनाउंड साइमन क्लार्क जर्नलिस्ट इन्वेस्टिगेटर, इसने अबराज पर किताब लिखी है, इसने अबराज स्कैंडल को अनर्थ किया है। इतनी बड़ी स्टोरी आती है, ये लोग टस से मस नहीं होते। तो यहाँ तो जमहूरियत के नाम पे नाटक किया जा रहा है। उसका इलाज सिर्फ यही है कि जब आप कानून नाफिज करेंगे बिना खौफ और खतर, ये जो मसले थे ना कि आज के हालात कैसे हैं, इस पर क्या असर पड़ेगा, पाकिस्तान तो जब से मैं पैदा हूं नाजुक दौर से गुजर रहा है, तो फिर आप इंसाफ और आइन को बाहर फेंके और मसलतों पे चले। अकबर एस बाबर साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाजरीन, वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक से वापस आएंगे और फिर अगले टॉपिक पर बात करेंगे। स्टे ट्यून्ड। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाजरीन। पाकिस्तान में इस वक्त ज़र्रे मुबादला के ज़खायर 14 अरब डॉलर की सतह पर है। मरकज़ी बैंक के पास 8.5 अरब डॉलर यानी 8.5 अरब डॉलर मौजूद हैं और करंट अकाउंट इस वक्त 17 अरब डॉलर की सतह पर मौजूद है। डॉलर की जो कीमतें हैं वो हम देख रहे हैं कि मुसलसल बढ़ रही हैं। अमेरिका में जो कि दुनिया की सबसे बड़ी मईशत है, वो अपनी जो इकॉनमी है उसको श्रिंक कर रही है, उसको कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, जिसके असरात दूसरे ममालिक की मईशतों पर भी पड़ रहे हैं और जिसका शिकार पाकिस्तान भी हो सकता है। और लेकिन बाज़ माहिरीन कह रहे हैं कि फ़ौरी तौर पर इसके असरात नहीं आएंगे अमेरिका की इकोनॉमी श्रिंक होने के। तो इस पर हम बात करेंगे। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है मारूफ माहिर मुआशियात डॉक्टर हसनैन जावेद साहब। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर साहब, कायम मकाम गवर्नर स्टेट बैंक जो हैं डॉक्टर मुर्तज़ा सैयद, वो ये कह रहे हैं कि हमारी मईशत जो है उसकी समत दुरुस्त है। और क्या आप समझते हैं ये जो तज्जिए किए जा रहे हैं कि हमारी मईशत जो है वो दुरुस्त समत में नहीं जा रही, ये नेगेटिव थॉट्स हैं, इनसे ज़रा दूर रहें। और क्या आप समझते हैं कि हमारी जो इस वक्त मेयर्स लिए जा रहे हैं हमारी हुकूमत की तरफ से, वो दुरुस्त हैं, हमारी डायरेक्शन दुरुस्त है? देखिए, अब तक जो हो चुका था वो तो हो चुका था, लेकिन अभी जो पॉइंट है जिसको कहते हैं कि कॉन्ट्रैक्शनरी, जिस तरह से मैं कहता हूँ हमेशा कि कॉन्ट्रैक्शनरी मेजर्स दिए गए हैं, यानी मईशत को कॉन्ट्रैक्शन की तरफ ले जाना था, वो दुरुस्त फैसला था। यानी टैक्सेशन को जो है वो लेना था, हमने टैक्स कलेक्ट करना थे, हमने एफपीआर के निज़ाम को बेहतर बनाना था, हमने बाकी सारी चीजें करनी थी। वो बातें बिल्कुल ठीक है और उस डायरेक्शन और इस सिमत की तरफ जाना चाहिए था। अब आकर आप एक नया नजरिया और नई शिफ्ट की तरफ लेकर जाएंगे तो वो फिर आप एक और नए तरीके की तरफ जाएंगे। यानी आप उन चीजों को छेड़ें जिनको छेड़ने की अभी फिलहाल जरूरत नहीं थी। यानी ज़र मुबादला के ज़खायर जो है वो 9 अरब 30 करोड़ डॉलर तक रह गए। तो पाकिस्तान जो है, अब आपने नई बात सुन ली होगी कि पाकिस्तान के बॉन्ड बैनुल अक़वामी मार्केट में आधी कीमत पे बेचे जा रहे हैं। भाई, किसने घर बनना है अपना? यानी आपने आवाम की जो है यहाँ की हमने एक्सपोर्ट्स बढ़ाई नहीं, इंपोर्ट हमारी जो है वो पाबंदी लग गई। यानी 8.2 पर आप पहुंच गए, फिर 9.5 पर अगर आप पहुंच भी जाएं तो आप 10 अरब पे भी पहुंच जाए तो आपके फॉरेन रिजर्व जो है वो नहीं है इस काबिल कि आप उनको छेड़ा जाए। यानी अगर आप जो स्टेट बैंक को देखें, अब स्टेट बैंक के पीछे पड़ने की जरूरत सिर्फ इस वजह से पेश आती है कि आपने उसमें से सेंट्रल बैंक में से अब अपने मर्जी के कोई काम करवाने हैं। अब अपनी मर्जी के वो काम होते हैं जो सेंट्रल बैंक ने पहले से इजाजत देना बंद कर दी। अब सेंट्रल बैंक जो है वो काम करता है, मसलन डिजिटल इकोनॉमी पे काम करता है, रेमिटेंसेस पे काम करता है। उसने जो बैरून मुल्क से लोग पाकिस्तान पैसा भेज रहे हैं उनके ऊपर काम करना था। लेकिन उसके अलावा आपने क्या किया? आपने बैरून मुल्क को PIA, PSO, OGDC, SSGC, SNGPL और PPL को वो आपने रेनामी किस बुनियाद के ऊपर की? जब आपका कोई कानून इजाजत नहीं देता, कोई ऑर्डिनेंस इजाजत नहीं देता, कोई गवर्नमेंट कंपनी फॉरेन कंट्रीज को नहीं बेची जा सकती, आपने किस बुनियाद के ऊपर जो है वो आपने इस चीज का सोचने का फैसला किया? फिर आप देखेंगे फेडरल कैबिनेट ने जो अप्रूव नहीं किया उसका ऑर्डिनेंस देखें कि वो जो स्टेक्स हैं जो गैस कंपनीज के गवर्नमेंट ओन पावर प्लांट्स जो हैं वो UAE को आपने सिर्फ 2 बिलियन या 2.5 बिलियन डॉलर के ऊपर जो है वो लूमिंग डिफॉल्ट से बचने के लिए आप उनसे कर रहे हैं। आप पाकिस्तान में हर वो काम करें जो कि पाकिस्तान की मईशत की बेहतरी कर सकता है, लेकिन पाकिस्तानी इदारों को जब आप उनको चौड़े अरसे के लिए इनको स्टेक बेचेंगे तो आप मुझे कोई लाहे अमल बता दें कि वो आपको वापस करेंगे, और वापस क्यों करेंगे? ये ऐसा मुमकिन होता है कि मैं आपको अपने स्टेक्स दे दूं, आपको अपने घर की ओनरशिप कुछ अरसे के लिए दे दूं और बाद में आपको कहेंगे आप मुझे अच्छे दौर में वापस कर दीजिएगा?
ऐसा हुआ करता है। यानी अगर आपके जो अरब कोई ना कोई मुआहदा तो हुआ होगा ना डॉक्टर साहब, मतलब एक खास इस तरह से बहुत सारे जैसे ठेके पर हम देते हैं जमीनें, या आप ये कह लें कि बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं वो ठेके पर दे दी जाती हैं, तो ये भी तो मामलात होते हैं कि आप मुआहदा कर लेते हैं, आप इतने अरसे के लिए जो है ये आपकी, तो वो कोई डॉक्यूमेंटेशन तो हुई होगी ऑब्वियसली, तो वो हम वापस क्यों नहीं ले सकते? नहीं, हमें उसमें इसलिए नहीं ले सकते, मतलब आप ठेके पे इस तरह देख लें। पहले अगर आप मोटरवेज और बाकी चीजों को गिरवी रखते थे वो अलग बात है। मैं आपसे सिर्फ छोटी सी बात अर्ज करता हूँ कि एक इदारा है पाकिस्तान इंडस्ट्रियल टेक्निकल असिस्टेंस सेंटर, 40 करोड़ रुपए जो है वो सालाना बनता है। इसी तरीके से आपका जो है वो 13 सरकारी झेली इदारे जो हैं वो आपकी मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज के हैं। बाकी मिनिस्ट्रीज के जो है झेली इदारे जो काम नहीं कर रहे, उनका बिलियन ऑफ डॉलर का हुजम बनता है। आप उनको प्राइवेटाइज करके आप बाहर की कंपनीज को इधर ला करके वो हुजम पूरा कर लें। आप यहाँ के स्टेक्स क्यों बेचते हैं? अगर यहाँ के आपने स्टेक्स बेचने हैं तो पाकिस्तान के पास रह क्या जाएगा? यानी मुल्क में बैठे हुए मुल्क उनकी कंपनीज अगर पाकिस्तान में आके पाकिस्तान के साथ अगर जॉइंट वेंचर करना चाहे तो आपको असूली तौर पर अकली फैसला समझ आता है। लेकिन ऑर्डिनेंस में, पाकिस्तान के ऑर्डिनेंस में स्टेट ओन एंटरप्राइज को बैरून मुल्क बेचने का कोई ऑर्डिनेंस रखा ही नहीं है, तो उसमें किस बुनियाद के ऊपर आप चीजों को बेचेंगे? ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और बहुत अहम मामला जो हाउसिंग स्कीम शुरू की गई थी उसे वक्ती तौर पर रोका गया, अगरचे कहा जा रहा था कि इसकी वजह से चूंकि इसके साथ 40 सेक्टर्स जो हैं वो जुड़े हैं, तो मईशत का पहिया जो है वो दुरुस्त जो है वो समत में गामजन था, तो यानी मईशत में कुछ बेहतरी आई थी। लेकिन अब सब्सिडी के खात्मे के लिए जो है वो इस पर जो है इसको ख़त्म करने पर गौर किया जा रहा है, या अभी तक तो डिले किया जा रहा है इसको? अभी तक तो एक ख़ास मुद्दत तक के लिए इसको रोका गया और ये कहा यह जा रहा है कि सब्सिडी जो है वो ख़त्म करने के लिए हम इसकी तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि सब्सिडी जो है वो हम इतनी नहीं दे सकते, और IMF की तरफ से भी प्रेशर है कि सब्सिडी को ख़त्म किया जाए। तो क्या असरात आप देखते हैं, क्योंकि 40 सेक्टर्स अगर इसके साथ जुड़े हैं और अगर मईशत जो है वो इससे बेहतर तौर पर जो है वो चलती है, तो फिर अगर इसको डिले किया जाता है या इस पर फौरी एक्शन नहीं लिया जाता तो इसके मईशत पे क्या असरात होंगे? अच्छा, ये बात बिल्कुल ठीक है। इसी तरीके से आप ये देखें कि हमने शायद बजट पे भी ऐसी बात की थी और मैंने ये पॉइंट बार बार रेस किया था कि ये जो बजट के अंदर आप जो है वो हाउसिंग के ऊपर आप टैक्स लगा रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर एक ही सेक्टर है जिसके अंदर जो ओवरसीज आपके पाकिस्तानी है जो कि अपनी हड्डियां और पसीना उनकी कमाई जो है वो पाकिस्तान भेजकर 5 मरले 2.5 मरले और इस तरह के छोटे छोटे प्लॉट्स लेते हैं। इस तरह आपकी इतला के लिए अर्ज कर दूं कि टोटल 7 लाख घरों की जरूरत है पाकिस्तान के अंदर, और पाकिस्तान में अब तक इतना बड़ा गैप मौजूद है। उसके ऊपर हाउसिंग के अंदर अगर ये आपने इसको बिल्कुल टैक्सेस से अवेट कर दिया था और यानी जमीनों के ऊपर टैक्स या खरीदो फरोख्त के ऊपर नहीं लगाया था, तो वो कुछ हद तक बेहतर हो सकता था। यानी आप उनको चलने दें कम, इसी बहाने से जो है वो पाकिस्तान से जो ज़र मुबादला है वो तो आ रहा था, यानी लोग अपने जो रेमिटेंसेज हैं वो किसी जरिए से तो भेज रहे थे और यहाँ पर कंस्ट्रक्शन कंपनी के अंदर मामलात हो रहे थे। उससे हुआ क्या कि अगर आप जब वहां पे नहीं होगे दोबारा टैक्स लगेगी तो इनडायरेक्टली आपकी सीमेंट इंडस्ट्री वालों को आप जो है वो फायदा देंगे, और वो आपने देखा कि 800%, 600%, 700% के ऊपर जो है ना वो प्रॉफिट जा रहे हैं, और उन सारों का ताल्लुक जो है वो इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ है जो उससे ताल्लुक रखते हैं जिनकी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है। यानी कंस्ट्रक्शन टोटल हाउसिंग को फायदा नहीं दिया, अब उस हाउसिंग के ऊपर लगाने की जरूरत नहीं थी। इसी तरह IT सेक्टर आपका जो है वो भूल गए। IT सेक्टर को जो है वो उसके ऊपर आपको जीरो टैक्सिंग करनी चाहिए थी और उसके ऊपर किसी किस्म का भी जो है वो आपके ऊपर बोझ नहीं डालना चाहिए था, ताकि हमारी फ्रीलांसर्स जो हैं वो ज्यादा से ज्यादा मार्केट में वो स्ट्रेंथ लेकर आ सकते। आप पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के ऊपर तवज्जो दीजिए। आपने फौरी तौर पे स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज को भी कौन सा बेचता है? अच्छा, स्टेट ओन एंटरप्राइज जो है वो प्राइवेटाइजेशन यहाँ की जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनके साथ आप मुशावरत के साथ उसको डील करें, लेकिन आप तजारती खसारा इस तरह कैसे पूरा कर सकते हैं कि दोस्त ममालिक जो हैं उनको आप कुछ कुछ शेयर्स बेचेंगे? आप कुछ कुछ शेयर्स नहीं बेच रहे, आप तकरीबन 80% के करीब शेयर बेच रहे हैं। अगर आपका PIA नहीं रहेगा तो फिर आप उसका नाम क्या रखेंगे? और आप जो शेयर्स आपने मुख्तलिफ बेचना शुरू कर दें, स्टील मिल्स आपकी इतनी चलेगी बाकी नहीं चलेगी, तो उसको प्राइवेटाइज करने का तरीकाकार और होता है। आप कुछ परसेंटेज जो है वो शेयर्स की उनको देकर आप डिफॉल्ट लूमिंग से बचना चाहते हैं। यानी वो उसके ऊपर उसका अगर इन्होंने पाकिस्तान आपके ख्याल में जो ये जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस हैं इनको जो है वो प्रॉपरली प्राइवेटाइज कर देना चाहिए, यानी कि उसके कुछ शेयर्स देने के बजाय जो है इसको प्रॉपरली। ठीक, मैंने तकरीबन मैं
पहले जब मैं नेशनलाइज अप्रोच का था, नेशनलिस्टिक अप्रोच का था, मैं चाइना में काफी अरसा रहा, तो मैंने कहा कि ये स्टेट ओन्ड इंटरप्राइज का मैं बहुत बड़ा हामी था। जब मैंने यहाँ के इदारों में काम किया, मैंने देखा और मैंने पाकिस्तान में सरकारी इदारों के डीजीज को और बाकी मामलात को और जो पूरे अमले को स्टेट इंटरप्राइजेस को निचोड़ते और खाते और बगैर काम के, और सेल्फ जनरेटिंग नहीं है, सेल्फ सस्टेन नहीं है, सप्लीमेंट्री ग्रांट्स खाते हैं, और इनको जो निचोड़ते हुए देखा। आप ये देखें कि ये कोई काम नहीं करते, उसका पैसा देते हैं, और पब्लिक जो प्राइवेट इदारे हैं वहां पर तकरीबन 8 घंटे के बजाय 10 घंटे काम करवाते हैं, और वहां पर जो है ये सुबह जाते हैं और तकरीबन 30 दिन जो है वो छुट्टियों पर रहते हैं। और डॉक्टर साहब, सबसे ज्यादा ये कि एक कंपटीशन नहीं आता मार्केट में, और कंपटीशन नहीं आता तो उसका फायदा जो है वो आवाम को नहीं आता। एग्जैक्टली आप सीआईपी के ऊपर चले जाएं, देखें आप ब्यूरोक्रेसी को फायदा होता जा रहा है। आप स्टेट ओन्ड इंटरप्राइजेस को अपने एक भी इंटरप्राइज इन्होंने कम किया। पिछले गवर्नमेंट ने कौन सा तीर मार दिया था, वही जो गवर्निंग नॉन गवर्नेबल में आपने डॉक्टर इशरत हुसैन को मैंने 10 दफा लेटर लिखा कि भाई आप ये इसको फिर प्राइवेटाइज कर दें ना। आप जो सेल्फ जनरेट नहीं कर रहे, सप्लीमेंट्री ग्रांट खा रहे हैं, अरबों रुपए इससे बचता है। काइंडली ये ऑर्डिनेंस आप क्यों नहीं देते, और आपके जो है वो कोई भी वजारत खजाना के अंदर या मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री के अंदर ये बड़ा फैसला, और अभी प्लानिंग डिवीजन के अंदर कहीं पे भी आपने सी पैक का नाम सुना है? कहाँ है ऐसे इकबाल साहब जो सी पैक का नाम ले रहे हो और सी पैक के ऊपर बता रहे हो, और सी पैक के ऊपर जो पावर प्लांट्स हैं, और फिर पूरी दुनिया के अंदर जर्मनी के अंदर 16 जो है वो उन्होंने प्लांट्स लगा दिए कोल के, और इधर ये सोच रहे हैं हम कार्बन इमिशन करेंगे। भाई आप थर्ड वर्ल्ड कंट्री नहीं है, फोर्थ वर्ल्ड कंट्री है, और उसके ऊपर भी जो आपके जो कोल प्लांट से आप बंद कर रहे हैं और आप कह रहे हैं हम कार्बन इमिशन कर रहे हैं। वी हैव टू बी डार्क बिफोर वी ग्रीन। आपके कोल प्लांट बंद हो रहे हैं, पावर प्लांट बंद हो रहे हैं, और आप कह रहे हैं हम ग्रीन एनर्जी के ऊपर जो है वो हम यकीन रखते हैं। आप कौन सा यकीन रखते हैं? ठीक, सही, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर हसनैन जावेद साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाजरीन, ब्रेक पर जाएंगे और ब्रेक से वापस आएंगे और बात करेंगे जजेस की तैनाती की, जो कि सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त अहम मामला बना हुआ है। हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाजरीन, सुप्रीम कोर्ट में 5 जजेस की तैनाती का एक अहम मामला इस वक्त दरपेश है, जिसने बहुत से सवालात को जन्म दे दिया है। 9 रुकनी जुडिशल कमीशन, जिसका इजलास तकरीबन 3 घंटे से ज़ायद देर तक जारी रहा, और इस इजलास में चीफ जस्टिस की तरफ से नाम पेश किए गए। 5 नामों पर तफसीली गौर किया गया, और जब रायशुमारी हुई तो 4 नामों को मुस्तरद कर दिया गया, इसलिए कि वो सीनियरिटी की बेसिस पर तजवीज़ नहीं किए गए थे। और पेशावर हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं, सिर्फ एक वाहिद वो जज थे जिनको सीनियरिटी की बेसिस पर रखा गया था, उनका नाम शामिल किया गया था, और इस मामले पर गौर करने के लिए इस इजलास को अगले इजलास तक के लिए मौखर कर दिया गया है। इजलास में अक्सरियती अराकीन जो थे, उनकी तरफ से ये तजवीज़ दी गई थी कि सीनियरिटी को किसी सूरत में नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, और अगर किसी जूनियर जज को सीनियर जज पर फ़ौक़ियत देनी है, तरजीह देनी है, तो उसकी ठोस वजूहात होनी चाहिए और कुछ कवायद व ज़वाबित भी तय होने चाहिए। यह मामला था जो इस इजलास में डिस्कस किया गया, और इस इजलास के बाद चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा जो हैं, उनका एक ख़त भी सामने आया जो उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के नाम लिखा, और ये जो तमाम कमीशन और जो दीगर अराकीन थे उनको भी ये ख़त भेजा गया, और ये जो ख़त था ये इस इजलास से मुतालिक कार्रवाई से मुतालिक था। इसके अलावा जो 25 जुलाई को एक ख़त गया काजी फ़ाइज़ ईसा की जानिब से, जिसमें ये लिखा गया था कि जजेस के तकर्रुर से पहले हमें मिल बैठकर उसके कवायद व ज़वाबित को तय करना होगा, उसका तरीक़ाकार तय करना होगा कि आगे कैसे बढ़ा जाए। इस तमाम मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मारूफ माहिर कानून हामिद खान साहब। हामिद खान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हामिद खान साहब, क्या आप भी समझते हैं कि जैसे जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने जो अपने ख़त में तजवीज़ की कि तकर्रियों से पहले जो जुडिशल कमीशन है और तमाम जजेस हजरात हैं और तमाम जो जुडिशरी के स्टेक होल्डर्स हैं, इनको इकट्ठे मिलकर बैठकर प्रॉपर एक तरीक़ाकार जो है इसका वज़ा करना चाहिए? जी बिल्कुल सही कहा उन्होंने, और ये वकला की बहुत अरसे से ये एक डिमांड है मतलब कि आप एक रूल्स बनाएं। जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान रूल मेकिंग बॉडी है, इसको आइन के तहत रूल बनाने का इख्तियार दिया गया है। तो आप जजेस की तकर्री के लिए हाई कोर्ट के लिए और सुप्रीम कोर्ट के लिए तकर्री के लिए एक मुनासिब कवायद बनाए
जी क़वायद-ओ-ज़वाबित, ताकि उसके तहत ये तकर्री हो। तो जहाँ तक तो सुप्रीम कोर्ट में तकर्री का ताल्लुक है, उसमें हमारा मौक़िफ़ हमेशा ये रहा है कि सीनियरिटी की बुनियाद पर, क्योंकि हाई कोर्ट से आप सुप्रीम कोर्ट में जजेस को तैनात करते हैं, तो वहाँ से जिस हाई कोर्ट से आपने जज चुना है, वहाँ पर आप सीनियरिटी की बुनियाद पर जी आप जज किया करें। तो हमारा ये मौक़िफ़ बहुत अरसे से है, लेकिन पिछले कुछ अर्से से उसको बार-बार उसकी खिलाफ वर्जी की जा रही है, और यही हमारे लिए बहुत काबिल तशवीश बात है। अच्छा हामिद साहब, 1996 में हमने देखा था कि जजेस के जो सुप्रीम कोर्ट में तकर्रुर के लिए जो सीनियरिटी का उसूल बनाया गया था, उसके बाद जी जी जो जब मुशर्रफ का दौर आया तो इस की खिलाफ वर्जी भी की गई। क्या आप जी समझते हैं कि जो अभी तक अदालती फैसले के तौर पर तो फ़ाल नज़र आता है, हमें एक्टिव नज़र आता है कि अदालती फैसला भी मौजूद है, इस पर प्रॉपर जी कानून मौजूद है, लेकिन अमली तौर पर इसके इनएक्टिव होने में आप क्या वजूहात समझते हैं कि वो शामिल हैं? देखिए, इसमें एक तो वो है कि मुख्तलिफ वक्तों में हुकूमतें ऐसी आती रही हैं, हमारी एस्टैब्लिशमेंट चाहती रही है कि उन फैसलों पर अमल दरामद ना हो और हम अपनी मर्जी की तैनातियाँ करा सकें, ताकि हम अपनी मर्जी के फैसले ले सकें। जी इसमें आप देखिए ना, आपने सही कहा, 1996 में वो जजेस केस में एक अच्छा फैसला आया था कि चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट जो है, वो जो सीनियर मोस्ट जज है, उसी का ये राइट है कि उसको मुकर्रर किया जाए। तो वो एक अच्छी इब्तिदा हुई थी। फिर 1998 में जब ये सज्जाद अली शाह की तकर्री पर एक झगड़ा चला था कि आया सुप्रीम कोर्ट में यही असूल नहीं होना चाहिए कि जो सीनियर मोस्ट जज हो सुप्रीम कोर्ट का, वही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बने, तो उस पर वो असद अली वाले केस में 1998 में फैसला आ गया। अब जब 2002-3 में इसको वॉलेट किया गया, तो हमने इसको चैलेंज किया था। उस वक्त मैं सुप्रीम कोर्ट बार का सदर था, और मैंने वो एज ए पिटिशनर, एज ए लॉयर, दोनों सूत्रों में चैलेंज किया था जो जूनियर जजेस को लाहौर हाई कोर्ट से लिया गया था। उस वक्त जो वो फौजी दौर था, उसमें जो चीफ जस्टिस था वो बड़ा ही नाकाबिले एतबार और उससे बहुत गलत फैसले किए हुए शेख रियाज अहमद थे। उसमें उन्होंने जो फैसला दिया, उन्होंने कहा हाँ जी, चीफ जस्टिस लगाने की हद तक भी दुरुस्त है, चीफ जस्टिस हाई कोर्ट लगाने की भी दुरुस्त है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में लगाने की भी जरूरत नहीं है सीनियरिटी की। अच्छा। ये फ्रेश अपॉइंटमेंट है वगैरह, बिल्कुल फिजूल किस्म की दलील दी। तो इसलिए इसकी खिलाफ वर्जी होती रही, क्योंकि मुख्तलिफ वक्तों में इस शिक को गलत इस्तेमाल किया गया अपने पसंद नापसंद के जज लगाने के लिए। अब ये जो जुडिशल कमीशन बना है, कुछ साल तो इसमें काफी हद तक सीनियरिटी को उन्होंने उस पर अमल दरामद किया है। बेशतर केसेस में 90% केसेस 2010 के बाद, जुडिशल कमीशन बनने के बाद, मैं कहूँगा कि 2017-18 तक वो तो सीनियरिटी की बुनियाद पर ही लगते रहे जी। लेकिन 2018 में पहली दफा शाकिब ने तोड़ा इसको, और अपने मनपसंद जज मुनीब अख्तर को सिंध हाई कोर्ट से चौथे नंबर से सुप्रीम कोर्ट में लेके आया, चीफ जस्टिस और दो सीनियर जज को नजरअंदाज करके। उससे गलत रविश चल पड़ी। फिर खोसा साहब ने भी 2 ऐसे कराए, 3 फिर इसके बाद इसने गुजार के जमाने में हुए। अब ये साहब 4 करने जा रहे थे इसी तरह के। तो कहने की मतलब है कि ये सीनियरिटी का प्रिंसिपल, जो कि पाकिस्तान की तारीख में मैं ये नहीं कहूँगा कि 100% या 90%, लेकिन कम अज कम कोई 60-70% तब्दील में उन्होंने फॉलो किया है सुप्रीम कोर्ट में। ये सिर्फ जब आते हैं डिक्टेटरशिप तब नहीं किया जाता। तो इन्होंने ये काम अपनी मर्जी से, अपनी मर्जी के फेवर्स चुनने के लिए ये काम शुरू कर दिया। हमारे पिछले 3 चीफ जस्टिस ने और मौजूदा ने भी यही कोशिश की है जी। तो उसके बारे में बड़ी रेजिस्टेंट है, और हम समझते हैं कि रूल्स फ्रेम होने चाहिए, और जिसके मुताबिक सीनियरिटी जो है सुप्रीम कोर्ट में लाने के लिए वही बुनियाद होनी चाहिए अपॉइंटमेंट्स की।
ठीक, तो हामिद खान साहब, आप क्या आपके ख्याल में जो जूनियर जजेस हैं उनकी तकर्री पर जो सीनियर जजेस हैं वो आवाज़ क्यों नहीं उठाते? क्योंकि ये तो खुद को इस्तेहसाल के लिए पेश करने वाली बात है। तो जब आप अपने खिलाफ होने वाला जो अपने साथ इस्तेहसाल हो रहा है उस पर आवाज़ नहीं उठाएंगे तो आप दूसरों को इंसाफ क्या देंगे? ये बड़ा अहम सवाल जो है वो उठता है कि फिर इस तरह तो साथ ही साथ दूसरे जजेस की देखते हैं हम कि हक तलफी भी होती है, उनके पास जो है वो ये हमारी जजेस में कमजोरी रही है, इसीलिए इसको गलत इस्तेमाल हुआ है। देखिए इंडिया में पहली दफा जब ये इंदिरा गांधी ने 1973 में इस असूल की खिलाफ वर्जी की थी और चौथे नंबर से चीफ जस्टिस लिए थे जस्टिस रे, तो जो 3 सीनियर मोस्ट जज थे उस वक्त जिनको इग्नोर किया गया था उन्होंने रिजाइन कर दिया था। दूसरी दफा फिर इंदिरा गांधी ने 1977 में ये किया, तब भी जो एक सीनियर जज को उन्होंने उसने भी रिजाइन किया। बदकिस्मती पाकिस्तान में एक अजीब जहन रहा है कन्फॉर्मिस्ट के, वो रिजेंट भी करते हैं लेकिन जो है रेजिग्नेशन देने की जरूरत नहीं करते। तो ये बात है, इनको अपने लिए पूरी तरह आवाज उठानी चाहिए। वो ये बात वकला पर छोड़ देते हैं कि वकला हमारे लिए आवाज उठाएंगे, हम अपना काम करते रहें। तो ये अफसोसनाक बात है। तो क्या वो अपने प्रोटोकॉल्स और जो उनको प्रिविलेजेस दी हुई हैं वो मिस नहीं करना चाहते सिर्फ इस वजह से कि वो अपनी आवाज नहीं उठाते? क्या आप ये समझते हैं? यही वजह होगी, यही वजह है, और इसी वजह से फिर हक तलफियां होती हैं कि वो अपने छोटे छोटे बेनिफिट्स जो हैं और उनकी खातर वो कोई ऐसा बड़ा स्टेप नहीं लेते, और वो ये भी नहीं चाहते कि आइंदा के लिए भी रास्ते बंद हो जाएं। जो और अपॉइंटमेंट्स रिटायरमेंट के बाद आमतौर पे ये जजेस के बाद भी रिटायरमेंट के बाद भी लेते रहते हैं, ट्राइब्यूनल्स के में, नैब में और तरह तरह के अदारों में अपॉइंटमेंट्स के, तो वो समझते हैं कि अगर हमने रिजाइन कर दिया तो आइंदा के लिए एस्टेब्लिशमेंट जो है हमें कहीं भी कोई ऑफिस नहीं लेने देगी। और ये जो हमारी एस्टेब्लिशमेंट की डोमिनेंस रही है हमारे पर, इससे काफी लोग खौफजदा रहे हैं बशमूल जजेस के। ठीक, सही, बहुत शुक्रिया। हामिद खान साहब हमारे साथ मौजूद। उनका कहना था कि अपनी मर्ज़ी के जो जजेस हैं उनको तैनात करने का वाहिद मकसद ये है कि अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले लिए जा सकें, और माजी में हमने ये रिवायत बरकरार देखी है और अब जजेस को इस पर, जो सीनियर जजेस हैं उनको इस पर आवाज़ उठानी चाहिए। और जूनियर जजेस की तैनाती वाला मामला जहाँ पर वकला तंजीमें उठा रही हैं और पाकिस्तान बार कौंसिल इसमें एक्टिव नज़र आ रहा है, और दीगर जो पाकिस्तान बार एसोसिएशन है, दीगर जो अदलिया की तंजीमें हैं वो भी इस पर आवाज़ उठा रही हैं। तो साथ ही साथ जो सीनियर जजेस हैं उनकी भी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो इस पर आवाज़ उठाएं ताकि इस हक तलफी को रोका जा सके। अगले हफ्ते तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान की हमेशा पाइंदगी की दुआ के साथ, अल्लाह हाफ़िज़ नासर।